नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके पसंदीदा YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी। दोस्तों, इससे पहली वाली क्लास के अंदर जो शिक्षण अभिरुचि के अंदर हमने 4th यूनिट जो पढ़ी थी, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे व्यवसाय को लेकर हमारी क्या कमिटमेंट होनी चाहिए, क्या प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि जिस भी व्यवसाय को हम चुनते हैं उस व्यवसाय को किस निष्ठा से और किस उत्तरदायित्व से हमें करना चाहिए। इस प्रकार के इस टॉपिक को हमने पढ़ा था और जो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो उसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ या फिर किसी भी व्यवसाय से या एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ टॉपिक है, जिसका नाम है अंतर व्यक्तिक संबंध या इंटरपर्सनल रिलेशंस, जिसे हम बोलते हैं। यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में जो संबंध होता है या समाज का समाज के साथ जो संबंध होता है, उस संबंध को बोला जाता है अंतर व्यक्तिक संबंध बोला जाता है। देखिए, समाज के अंदर बहुत से क्या है, उपतंत्र है। देखिए, इस टॉपिक का नाम क्या है, अंतर व्यक्तिक संबंध, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशंस। जो होते हैं हमारे पर्सनल रिलेशन, जो किसी व्यक्ति के साथ में या किसी समाज के साथ में या किसी संस्था के साथ जो होते हैं, उन सबको क्या बोला जाता है, अंतर व्यक्तिक संबंध बोला जाता है। यूनिट नंबर 5 है हमारी ये शिक्षण अभिरुचि की। ठीक है, इस यूनिट का अर्थ क्या है। देखिए, समाज के अंदर कई सारे उपतंत्र मिलते हैं, बहुत से ऐसी इकाइयां हैं समाज के अंदर, क्या है, बहुत सी इकाइयां हैं और ये इकाइयां क्या है, एक दूसरे से क्या संबंध बना के रखती है। सभी इकाइयां, जैसे मान लीजिए कोई समाज है, अब ये समाज जो है वो एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति या जितने भी समाज में व्यक्ति हैं या जितने भी समाज की इकाइयां हैं, उन सभी इकाइयों से क्या है, एक संबंध बना के रखती है। मान लीजिए जितने भी उद्योग हैं, मान लीजिए कोई कपड़ा उद्योग है, अब ये कपड़ा उद्योग जो है वो किसी अन्य उद्योग से भी क्या है, संपर्क या संबंध बना के अपना रखेगा, जिस प्रकार से क्या ये उद्योग जो कपड़ा उद्योग है वो भी चल सके। तो इस प्रकार से समाज के अंदर एक इकाई होती है और इसी इकाई से जोड़कर एक शिक्षक के बारे में बताया गया है कि एक शिक्षक जो है वो किस प्रकार से समाज से जुड़ा रहे और किस प्रकार से समाज से जुड़कर अपने जो विद्यार्थी हैं उनका विकास कर सके, सामाजिक विकास उनका कर सके। तो देखिए प्रत्येक जो अंग है वो छोटे छोटे, इसकी जो परिभाषा की अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा के अंदर हम ये लिख सकते हैं, प्रत्येक अंग किसी न किसी उपतंत्र से जुड़ा होता है और ये जुड़ने की जो प्रक्रिया है उसी को ही क्या बोला जाता है, अंतर व्यक्तिक संबंध बोला जाता है। देखिए, अगर हम बात करें एक शिक्षक को मद्देनजर रखते हुए या एक शिक्षक को हमारे केंद्र में रखते हुए, तो सबसे पहले शिक्षक और एक विद्यार्थी को केंद्र में रखकर हम अगर बात करें कि इस अंतर व्यक्तिक संबंध का इन दोनों के लिए क्या महत्व है, तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम शिक्षक की। तो देखिए, शिक्षक जो है वो समाज की वो पद है, समाज का वो पद है जिसे भविष्य के समाज का निर्माण करना होता है। इसलिए समाज का निर्माण करने के अंदर एक शिक्षक की अहम भूमिका मानी जाती है और शिक्षक की अहम भूमिका के लिए जो शिक्षक जो कार्य करेगा उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, उसके विद्यार्थियों पर पड़ेगा, उसके समाज पर पड़ेगा। अब शिक्षक को क्या होना चाहिए, शिक्षक को सामाजिक होना सबसे पहले जरूरी है। शिक्षक को समाज के साथ जुड़कर रहना पड़ेगा, यानी कि शिक्षक का काम क्या होगा कि वो समाज के साथ जुड़ा रहे। ठीक है, समाज के जितने भी रीति रिवाज है या समाज के अंदर जो भी घटनाएं घट रही है उन घटनाओं से क्या है वो जुड़ा रहे। ठीक है, देखिए अब एक और बात कि शिक्षक को अगर अपनी क्लास के अंदर पढ़ाना है, मान लीजिए हम क्लास के अंदर 50 बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, तो उन 50 बच्चों के साथ में हमारा संबंध होना बहुत जरूरी है, हमारा बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। बिना बॉन्ड के या बिना कोई अंतःक्रिया के हम उन बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। हमें उन बच्चों के दिमाग में या मस्तिष्क में जो क्रियाएं चल रही है उनके व्यवहार के बारे में, उनकी क्रियाओं के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहली अगर बात करें
कि आपके जो प्रश्न पूछा जाएगा, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए आवासीय विद्यालय जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जैसे नॉर्मल हमारे जो स्कूल्स हैं आवासीय विद्यालय जहां बच्चे रहकर पढ़ते हैं, तो उन विद्यालयों के अंदर क्या है अंतर संबंध जो होता है वो बहुत ही प्रज्ञात होता है। सबसे पहला प्रश्न तो आपका यहाँ बनता है। अगर हम एक प्रश्न की बात करेंगे और ज्यादा इस टॉपिक के अंदर है नहीं कुछ, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आवासीय विद्यालय की। देखिए आवासीय विद्यालय कौन से होते हैं, जहां बच्चे रहकर पढ़ते हैं। अब ये नहीं है कि वो डेली घर आए, घर नहीं आते हैं, वो वहीं पे रहकर पढ़ते हैं। तो आवासीय विद्यालयों के अंदर जो होते हैं, आवासीय विद्यालय जो होते हैं, इन विद्यालयों के अंदर एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ में जो संबंध होता है, अगर संबंध की बात करें तो वो संबंध क्या होगा, प्रगाढ़ होगा या मजबूत होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रगाढ़ होगा या मजबूत होगा। सदैव, हमेशा सदैव क्या है, मजबूत रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए आवासीय विद्यालयों में रहने वाले बच्चों का संबंध क्या होता है, प्रज्ञात होता है, सदैव होता है, या कभी कभी, या फिर निश्चित नहीं है या अनिश्चित है। इस प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या आंसर देना है कि इनका जो संबंध जो होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रज्ञात होता है। अब बात आती है कि अगर बच्चों को मूल्यांकन करने की, अगर आप एक टीचर जो है उसका कार्य क्या होता है कि बच्चों को जो टॉपिक पढ़ा दिया, अब उस टॉपिक से रिलेटेड उन बच्चों का क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, किसी बच्चे के ज्ञान को जानना, किसी बच्चे के ज्ञान को जानना। अब ये ज्ञान को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक शिक्षक को उन बच्चों के साथ में एक संबंध बनाना पड़ेगा, एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। इस संबंध के साथ वो क्या इनका मूल्यांकन सही ढंग से कर पाएगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर एक बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक को बच्चों के साथ संबंध बनाना चाहिए, तो हमेशा बनाना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी चीज होती है। बिना संबंध के हम किसी व्यक्ति के बारे में भी नहीं जान सकते, एक शिक्षक एक बच्चों के बारे में नहीं जान सकता है। ठीक है, यहां तक कोई बात। अब क्या, अध्यापक के साथ साथ अध्यापक का एक दायित्व ये भी होता है। देखिए मान लीजिए वो अपने क्लास में 50 बच्चों को पढ़ा रहा है, तो अब 50 बच्चों के अभिभावक कौन होंगे, उसके माता पिता। ठीक है, अभिभावकों से संपर्क बनाना भी एक शिक्षक का क्या होता है, दायित्व होता है। अगर अभिभावकों से उसका संपर्क नहीं होगा तो वो बच्चे के द्वारा की गई गलतियों को कभी नहीं सुधार पाएगा। मान लीजिए एक बच्चा जो है वो क्लास के अंदर नहीं आ रहा है, तो उस बच्चे को प्रेरित करने के माध्यम से या प्रेरित करके वो अपने क्लास में रुचि बना सकता है। और फिर भी अगर बच्चा नहीं मानता है तो उसका संबंध ये होना चाहिए, वो अभिभावकों को समय समय पर उसकी रिपोर्ट देता रहे। ये चीज होनी बहुत ही जरूरी होती है कि एक शिक्षक को अभिभावकों के साथ में संबंध बना के रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करें तो एक शिक्षक के समाज के व्यक्तियों के साथ भी संबंध होना चाहिए। समाज के व्यक्तियों के साथ अगर संबंध होगा तो क्या होगा, अब देखिए एक शिक्षक का क्या होना चाहिए, समाज के व्यक्तियों के साथ में संबंध होना चाहिए। समाज के व्यक्तियों के साथ संबंध होना चाहिए। व्यक्तियों के साथ अगर संबंध होगा तो क्या होगा, वो नई नई उसे जानकारियां प्राप्त होगी और समाज के बारे में जितनी भी बुराइयां हैं, देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो अवेयरनेस रहेगा। और अवेयरनेस जब तभी आती है जब हम समाज के अंदर सक्रिय होते हैं, समाज से जुड़े हुए रहते हैं, तो हमारे अंदर एक अवेयरनेस आएगी, एक सजगता आएगी हमारे अंदर। वो सजगता तभी आ सकती है जब आप या आपके द्वारा किए गए कार्य समाज से जुड़े हुए हो। ठीक है, तो समाज के साथ में एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद में बालक की प्रवृत्ति हमेशा क्या, द्वेष की होती है। सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो देखिए बालक जो है वो द्वेष से भरा हुआ होता है। वो संबंध बनाने में हमें उसके साथ बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। देखिए बालक जो है, बालक द्वेष से भरा हुआ होता है, द्वेष से भरा हुआ होता है। देखिए बालक अगर द्वेष से भरा हुआ है तो उसका संबंध अगर किसी अन्य बालक के क्लास के सभी बच्चों के साथ में एक जैसा संबंध नहीं होगा। परंतु एक शिक्षक का कर्तव्य ये बनता है कि वो क्लास के अंदर सभी बच्चों को मिलजुल कर और बिना किसी भेदभाव के पढ़ाए, और जिससे कि उनके अंदर जो द्वेष की भावना है, जो ये द्वेष की भावना है, ये कभी भी पैदा ना हो। तो ये शिक्षक का बहुत बड़ा एक कर्तव्य माना जाता है। शिक्षक को समाज और व्यक्तियों के साथ संबंध होना चाहिए। बालक के उन्नयन व विकास के से सर्वाधिक प्रयास करने चाहिए। बालक के विकास के लिए, देखिए बालक के विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए
कि वो जितने भी सामाजिक क्रियाएं हैं उन सामाजिक क्रियाओं और उनके रीति रिवाजों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी एकत्रित करे और एकत्रित करने के बाद में वो बच्चों को उसी के अनुरूप ढालने की कोशिश करे। यानी कि हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार उन बच्चों को ढालने की कोशिश एक शिक्षक अगर करता है और अगर ये वो कर पाता है तो वो भी एक अच्छा शिक्षक कहलाता है। तो इस प्रकार से एक शिक्षक को कार्य करना चाहिए। यानी अंतर व्यक्तिक संबंध टॉपिक के अंदर हमारी यही कुछ मेन बातें हैं जिन बातों को पढ़कर हम हमारे जो प्रश्न जो उसमें 2 या 3 प्रश्न जो अंतर व्यक्तिक संबंध इस टॉपिक से आने वाले हैं उन प्रश्नों को हम सही कर सकते हैं। सिंपल से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि समाज के साथ में अगर एक शिक्षक को जुड़कर कैसे रहना चाहिए, एक विद्यार्थी को किस प्रकार से सामाजिक बनाया जा सकता है एक शिक्षक को समाज के साथ जोड़कर, तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सजगता, अवेयरनेस रहेगा। ठीक, इस टॉपिक में हमारा इतना ही था। ये अंतर व्यक्तिक संबंध हमें सिर्फ इतना ही बताता है कि एक शिक्षक का या समाज के जितने भी उपतंत्र या इकाइयां हैं उनका इकाइयों का संबंध क्या होता है, अन्य इकाइयों से होता है। या एक व्यक्ति का एक व्यक्ति से संबंध होता है, एक समाज का समाज से संबंध होता है, एक धर्म का एक दूसरे धर्म से संबंध होता है। ठीक है, एक शिक्षक का समाज के अन्य इकाइयों के साथ में संबंध होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, एक विद्यार्थी को हम किस प्रकार से सामाजिक बना सकते हैं, एक शिक्षक की क्या उसमें भूमिका होती है कि शिक्षक को किस प्रकार से समाज से जुड़कर या समाज से जो संबंध बनाकर वो एक विद्यार्थी को किस प्रकार से सामाजिक रूप प्रदान कर सकता है। तो इस टॉपिक में तो हमारा इतना ही था। सिंपल सी बातें हैं, इस टॉपिक में कुछ नहीं है। आप ठीक से अगर इसको देखें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और एक बात हमेशा याद रखना, शिक्षक अभिरुचि के प्रश्न जब भी आप हल करने जाओ तो अपने आप को एक शिक्षक की नजरिए से ही देखना, एक शिक्षक को मानकर ही इन प्रश्नों का हल करना, तो ही आप उनके प्रश्न सही कर पाओगे। अदरवाइज आप उनको प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। अपने आप को विद्यार्थी नहीं समझना है। जिस दिन आपने बीएसटीसी या पीटीटी का जो फॉर्म भरा था उसी दिन से आप एक शिक्षक के बन चुके हो, ये अपने आप को सोचकर ही इन प्रश्नों का हल करना है, तभी आप इन प्रश्नों को सही ढंग से हल कर पाओगे। तो देखिए, आज इसी क्लास के अंदर हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। साथ में पहला जो था हमारा अंतर व्यक्तिक संबंध वो हमने पढ़ लिया है, कुछ नहीं था उस टॉपिक के अंदर। दूसरा जो टॉपिक रहेगा आज हमारा हमारा लास्ट टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि का, वो है अवेयरनेस या जिसे हम बोलते हैं सजगता। तो देखते हैं दोस्तों, उस टॉपिक को आज हम देखते हैं यहाँ पे ही इसी क्लास के अंदर। तो ये टॉपिक तो हमारा यहाँ क्लियर हुआ। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है अवेयरनेस या जिसे हम बोलते हैं सजगता। देखिए, लास्ट टॉपिक है हमारा शिक्षण अभिरुचि का जिसका नाम है सजगता। देखिए, अवेयरनेस या सजगता क्या चीज होती है, पहले तो बात को इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अवेयरनेस क्या होती है, जब हमें समाज के अन्य घटकों के बारे में जब पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो जाती है या समाज के अंदर हम सक्रिय रहते हैं, या फिर हम ये है कि अगर आप समाज के जितने भी घटनाएं घट रही है या जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उन कार्यक्रमों में अगर आप क्या रहते हो, सक्रिय रहते हो, तो आपकी सक्रियता क्या कहलाती है, आपकी सजगता का रूप ले लेती है, आपकी सजगता कहलाती है। यानी आप अवेयरनेस हो एक समाज को लेकर, समाज के अन्य प्रकार के जितने भी काम आप समाज के अंदर हो रहे हैं उन समाज को जानते हो, समाज के रीति रिवाजों को जानते हो, उसके कल्चर को जानते हो, समाज में कुछ नया घट रहा है तो उस नई क्रिया को भी अगर जानते हो, इसका मतलब कि आप समाज के अंदर क्या हो, सक्रिय हो, तो ही आपको उनके बारे में क्या है, जानकारी है। तो ये सजगता हमारी कहलाती है। देखिए, सजगता से अभिप्राय आप आवश्यक, देखो सजगता से अभिप्राय अगर अध्यापक के नजरिए से देखें तो देखिए, अध्यापक के नजरिए से क्या होता है, अध्यापक को अपने आसपास के वातावरण से, देखिए अध्यापक अगर हम देखें सजगता को, अगर हम किसी शिक्षक के नजरिए से देखें तो शिक्षक को क्या करना चाहिए कि अपने आसपास के वातावरण, देखिए अपने आसपास के वातावरण में होने वाली, देखिए सिंपल सी परिभाषा अगर हम देखें तो वातावरण में होने वाली सभी क्रियाओं में भाग लेना चाहिए। यही क्या कहलाती है, सजगता कहलाती है। देखिए, वातावरण तथा उसमें होने वाली घटनाओं के अतिरिक्त संपूर्ण समाज में होने वाली
नई नई घटनाओं, तकनीकों, ज्ञान, देखो तकनीक भी आ जाती है इन क्रियाओं के साथ में, ज्ञान भी आ जाता है, कोई घटना भी आ जाती है। अगर कोई मान लीजिए कोई नई खोज हुई है तो उसके बारे में भी अगर जानकारी है, वो परिचित होना चाहिए शिक्षक। देखिए शिक्षक क्या होगा, ज्ञान से परिचित होगा, घटनाओं से परिचित होगा, नई नई खोज से परिचित होगा, ठीक है, और समाज के सभी उपतंत्रों से, समाज के सभी उपतंत्रों से अगर वो परिचित होगा तो क्या होगा, वो उस समाज को भली भांति जान पाएगा और उसके बाद में बच्चों में भी एक अवेयरनेस पैदा कर सकता है। मान लीजिए क्लास के अंदर आप अपने सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट है मैथ, आप मैथ को पढ़ा रहे हैं और बच्चे ने आपसे अगर कोई जीके से रिलेटेड या कोई करंट जीके से रिलेटेड अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया तो आप उस प्रश्न का आंसर तब दे पाओगे जब आप समाज के अंदर क्या हो, सक्रिय हो, अवेयरनेस है आपको समाज को लेकर, तो ही आप उसके प्रश्न दे पाओगे। इसलिए एक शिक्षक को क्या है, समाज के अंदर सजग रहना चाहिए और सजगता के साथ में समाज की सभी घटनाओं, सभी खोजों के बारे में, सभी प्रकार के ज्ञान के बारे में, उनके रीति रिवाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, या समाज के या पूरे इंडिया के बारे में, जो भी हमारी भारतीय संस्कृति है उसके बारे में क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। एक अध्यापक को अपने विषय के अतिरिक्त अन्य चीजों के बारे में भी क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और एक और है, समाज की जो बुराइयां हैं, जितनी भी समाज के अंदर क्या है, बुराइयां हैं, उन बुराइयों के बारे में भी क्या होना चाहिए, जब समाज के अंदर एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अब अगर एक बात करें तो एक शिक्षक को क्या है, एक अध्यापक को सजग रहने के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उन बातों पर हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं कि यहां से हमारा एक प्रश्न पक्का है, आने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन सी बातें हैं। इन बातों को रट लीजिए, इन बातों को समझ लीजिए। देखिए सबसे पहली तो बात तो ये है कि एक शिक्षक को अगर समाज के अंदर सजग रहना है तो उसे सबसे पहली बात कौन सी ध्यान रखनी चाहिए, उसे नित्य समाचार पत्र पढ़ने चाहिए। क्या करने चाहिए, उसे नित्य समाचार पत्र पढ़ने चाहिए। देखिए समाचार पत्र पढ़ने चाहिए, इसका अर्थ क्या हुआ कि समाज के अगर एक व्यक्ति को देश विदेश के अंदर होने वाली अगर घटनाओं के बारे में या समाज में होने वाली घटनाओं के बारे में अगर कोई जानकारी एकत्रित करनी है तो उसे क्या है, समाचार पत्र पढ़ने चाहिए। समाचार पत्र पढ़ने से क्या होगा कि उसे नई नई जानकारियां प्राप्त होगी। जो जानकारी उसे समाचार पत्र से प्राप्त हुई है वो जानकारियां वो बच्चों को देकर बच्चों में भी एक अवेयरनेस पैदा कर सकता है। दूसरी, समाज की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, समाज की विभिन्न गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। समाज की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। समाज के अंदर जो जो गतिविधियां हो रही है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, किसी भी प्रकार की गतिविधि हो, उस गतिविधि के अंदर उसको भाग लेना चाहिए, उस गतिविधि के बारे में उसे जानना चाहिए। तो दूसरी जो हमारी मुख्य जो ध्यान रखने योग्य जो बात है एक शिक्षक को सजगता के लिए, तो वो हमारी ये है कि एक समाज के विभिन्न क्या होना चाहिए, गतिविधियों के अंदर उसे भाग लेना चाहिए। और ठीक है, ये दो बातें यहाँ हमारी क्लियर होती है। उसके बाद ज्ञान वृद्धि पुस्तकों और विषयों को पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए, ज्ञान वृद्धि पुस्तक व विषयों को पढ़ना चाहिए। देखिए ज्ञान वृद्धि पुस्तक कौन सी होगी, जिन पुस्तकों से हमें अनेकों प्रकार के ज्ञान प्राप्त होंगे। कोई नॉवल से हो सकता है, कोई मासिक पत्रिका हो सकती है करंट जीके की, या कुछ भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि क्या है कि हमारा ज्ञान में क्या हो, वृद्धि हो, हमारे ज्ञान के अंदर क्या हो, वृद्धि हो। अपने विषय से हटकर वो कुछ भी ऐसा पढ़ सकता है जिससे उसके ज्ञान में क्या हो, बढ़ोतरी हो। क्योंकि शिक्षक का ज्ञान जो है वो सर्वोपरि माना जाता है। शिक्षक जितना भी ज्ञान रखेगा वो ज्ञान क्या होगा, किन किन के काम आएगा, उसके विद्यार्थियों के काम आएगा। तो उसे ज्ञान वृद्धि पुस्तकें और उससे अपने विषय से हटकर कुछ अन्य विषय भी पढ़ने चाहिए जिससे वो अपने ज्ञान को बढ़ा पाए। सामाजिक सर्वेक्षण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, नेक्स्ट बात क्या है हमारी, सामाजिक
सर्वेक्षण करना चाहिए। सामाजिक सर्वेक्षण करना चाहिए, नहीं समाज का सर्वेक्षण करे, समाज के बारे में जाने, समाज के बारे में समझे, ठीक है, समाज में होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्रित करे, समाज में घटने वाली कोई बुराई के बारे में भी जानकारी एकत्रित करे, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में उसे ज्ञान होना चाहिए और उनके अंदर वो सक्रिय रहना चाहिए। विद्यालय की सहगामी क्रियाओं में बढ़ चढ़कर भाग ले। देखिए विद्यालय के अंदर एक शिक्षक का ये भी कर्तव्य है कि वो स्कूल के अंदर या विद्यालय में होने वाली विद्यालय की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। देखिए विद्यालय के अंदर भी अगर कोई गतिविधि होती है तो उस गतिविधि के अंदर देखिए हमें क्या करना है, हमें हमारी सजगता बढ़ानी है, अवेयरनेस को बढ़ाना है, हमारे नॉलेज को बढ़ाना है। और नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमें हर जगह पे क्या रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। इस बात को समझने के बाद में आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखिए स्वयं आदर्श उदाहरण बनकर दिखाया या छात्रों को क्या करें, प्रेरित करें। छठी बात की अगर हम बात करें तो स्वयं आदर्श बनकर छात्रों को क्या करें, प्रेरित करें। छात्रों को प्रेरित करें, ठीक है, छात्रों को क्या करें, प्रेरित करें। उसके बाद में क्या है, छात्रों के स्वास्थ्य और उनकी स्वच्छता के बारे में भी जानकारी प्राप्त करें। देखिए आगे क्या है, छात्रों के स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जानकारी प्राप्त करें। देखिए उसे एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को समाज के या जो अपने उसके जो विद्यार्थी हैं उनके स्कूल के अंदर या विद्यालय के अंदर उनकी जो स्वच्छता है या उनके स्वास्थ्य के बारे में, कोई बच्चा मानसिक रूप से प्रताड़ित तो नहीं है उसकी क्लास के अंदर, वो डर रहा है, क्यों डर रहा है, किस वजह से डर रहा है, वो उसकी क्लास में क्यों नहीं आ रहा, इस प्रकार की जानकारी उस एक शिक्षक को क्या होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, कि ताकि वो उन बच्चों की स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे, अवेयरनेस रहे उसे, और उन बच्चों के अंदर जो भय बना हुआ है उसकी क्लास को लेकर वो भय को दूर कर सके। तो इस प्रकार से क्या है, कुछ बातों का ध्यान में रखकर वो क्या है, इस सजगता को पैदा कर सकता है, बच्चों के ज्ञान को बढ़ा सकता है और अपने ज्ञान को बढ़ाकर ही। देखिए सबसे पहले तो क्या होगा, एक शिक्षक को अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। अपना ज्ञान जब बढ़ेगा तो ही वो अन्य को ज्ञान बढ़ा पाएगा। देखिए ये नहीं है कि एक शिक्षक अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छा ज्ञाता है, ये मान लीजिए है, परंतु क्या होगा, उसे अन्य चीजों के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। इस अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि वो अपने सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेता है। अपने सब्जेक्ट से हटकर समाज में जितनी भी घटनाएं घट रही है, खोज घट रही है या कोई ज्ञान हो रहा है, ज्ञान की कोई बात है, उस बात को भी क्या करे, वो ग्रहण करे, तो ये सजगता कहलाती है। तो ये हमारा एक टॉपिक था सजगता। सजगता में आपको इतना ही देखो, इस टॉपिक के नाम के अंदर ही आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। सबसे पहली बात तो हमें इतनी याद रखनी है कि समाज में होने वाली सभी घटनाओं, सभी विषयों, सभी ज्ञान और सभी खोजों के बारे में या समाज की जितने भी संपूर्ण समाज के बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। एक शिक्षक को, अगर आप अपने आप को शिक्षक मानते हो तो आपको ये जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तभी आप एक क्लास के अंदर खड़े रह सकते हो, क्लास में बच्चों के ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हो। तो इस प्रकार से क्या है, छात्रों के सजगता के विकास के लिए अध्यापक की चेतना का स्थानांतरण जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी होना चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी कर सकते हैं। देखिए छात्रों के अंदर, छात्रों को इस शब्द के बारे में आपको ज्ञान देना है, उन्हें समझाना है कि अवेयरनेस क्या चीज होती है। बच्चों के अंदर आपको अवेयरनेस पैदा करनी है, और बच्चों में अवेयरनेस आप तभी पैदा कर सकते हो जब आपके अंदर अवेयरनेस है, आप नई नई चीजों को जानने की इच्छा रखते हो, तो ही आप बच्चों के अंदर अवेयरनेस पैदा कर सकते हो। और बच्चों में अवेयरनेस पैदा करने का मतलब ये है कि उनके जो ज्ञान है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, आगे बढ़ेंगे। ये हमारे लिए एक बेनिफिट की बात होती है। बच्चों के ज्ञान को आज ही अगर हम हमारे अंदर अवेयरनेस पैदा करके हम बच्चों के ज्ञान में अगर बढ़ोतरी कर लेते हैं
तो उससे क्या होगा कि बच्चों के ज्ञान में तो बढ़ोतरी होगी, पर आने वाली पीढ़ियों के ज्ञान में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार से दोस्तों हमने आज की क्लास के अंदर 2 यूनिट को पढ़ा। पहली यूनिट थी हमारी अंतर्वैयक्तिक संबंध और दूसरी थी अवेयरनेस और सजगता। इन दोनों यूनिट को पढ़ते हुए आज हमारा शिक्षण अभिरुचि का जो चैप्टर था, जो सीरीज थी, वो यहाँ समाप्त होती है। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज के अंदर कहीं भी कोई दिक्कत है, आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, उसकी वीडियो बना के मैं वो आपकी कमियों को दूर कर दूंगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और बेस्ट ऑफ लक। आपके 150 में से 150 नंबर आए शिक्षण अभिरुचि के अंदर है, ये हमारी आस है, ये हम आशा करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ में शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इस निःशुल्क क्लास का क्या है कि फायदा उठा सके। तो दोस्तों आप सभी का धन्यवाद एक बार फिर से, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।